नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। तो आज दोस्तों अपने सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी के क्रॉप प्रोडक्शन है यानी कि फसल उत्पादन है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अंदर आज हमारी जो क्रॉप रहने वाली है वो पैडी यानी धान के बारे में हम बात करेंगे। धान से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में हमें पूछे जा सकते हैं, और आज से पहले जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनमें यानी धान से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं अपने पैडी यानी धान के बारे में। धान या पैडी, अगर धान या पैडी की बात करें तो आपको पता है ग्रेमिनी कुल से ये बिलोंग करता है। और जो अनाज वाली फसलें हैं उनमें यानी कि मुख्य रूप से भारत के अंदर उगाई जाने वाली मुख्य फसल है अगर बात करें तो धान। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम आपको पता है क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा होता है। बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा होता है। फैमिली की बात करें यानी कि कुल की बात करें तो इसका कौन सा है, ग्रेमिनी कुल है या इसे पोएसी कहते हैं या अपने घास कुल। अब देखिए इसकी अगर बात करें धान की, जो हमने इसका बॉटनिकल नेम का ओराइजा सेटाइवा, उससे अपने क्या है मैं आपको आगे ले चलता हूं। धान की अगर बात करूं दोस्तों तो धान की टोटल क्या है 24 प्रजातियां उगाई जाती है। टोटल यानी कि अगर बात करें धान के टोटल यानी 24 प्रजातियां हैं, जिनमें से धान की जो मुख्य प्रजातियां हैं यानी कि धान की टोटल 24 प्रजातियां हैं, उनमें से मुख्य रूप से अगर बात करें तो 2 प्रजातियों की खेती की जाती है। एक तो है कौन सी, ओराइजा सेटाइवा, और एक प्रजाति है जो कौन सी है, ओराइजा ग्लेबेरिमा। यानी टोटल अगर बात करें अपने धान की तो उसकी क्या है, टोटल प्रजातियों की बात करें तो 24 प्रजातियां हैं। उनमें से मुख्य रूप से 2 प्रजातियों की खेती की जाती है। एक प्रजाति है जिसका नाम है ओराइजा सेटाइवा और एक प्रजाति है जिसका नाम है ओराइजा ग्लेबेरिमा। जो ओराइजा सेटाइवा है विश्व भर के अंदर इसकी खेती की जाती है, यानी ओराइजा सेटाइवा की खेती है वो विश्व भर में की जाती है। जबकि अगर बात करें अपने ओराइजा ग्लेबेरिमा की तो इसकी खेती है वो केवल दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। इसकी खेती है वो कहां, केवल दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रजातियों की खेती की जाती है। ओराइजा सेटाइवा की खेती है वो विश्व भर में की जाती है, जबकि ओराइजा ग्लेबेरिमा की अपने बात करें तो इसकी खेती है वो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। अब देखो यानी कि ये जो ओराइजा सेटाइवा है इसको भारत के अंदर क्या है अलग अलग क्षेत्रों में उगाया जाता है और अलग अलग समय पर उगाया जाता है। उस वजह से यानी कि इसकी क्या है कुछ उपजातियां विकसित हुई है। जैसे अगर क्या है भारत के अंदर क्या है कोई, यानी कि भारत के अंदर धान को उगाया गया उसे इंडिका कहा गया, जापान के अंदर उगाया गया उसे जैपोनिका कहा गया, और इंडोनेशिया के अंदर उगाया गया तो उसे क्या है जेओनिका कहा गया। तो यानी कि इस प्रकार इस धान की क्या है कुछ उप प्रजातियां विकसित हुई है, उनकी भी अपने बात कर लेते हैं। यानी कि धान की उप जातियों की बात करें तो इसमें क्या है सबसे पहले नाम आता है इंडिका। इंडिका इसके बारे में पहली बात तो यानी कि कहां पे उगाया जाता है, भारत में उगाया जाता है। इंडिका धान को कहां पे उगाया जाता है, भारत में उगाया जाता है। दूसरे इसके बारे में याद रखने हैं, इसका जो स्टेम होता है यानी तना होता है वो क्या होता है, यानी कि उसकी लंबाई अधिक होती है, यानी कि तना होता है वो लंबा होता है। और बात करें इस धान को यानी कि इंडिका धान को उष्ण धान या हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल राइस कहते हैं।
यानी इंडिका धान को उष्ण धान या ट्रॉपिकल राइस के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिका धान के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहले यानी कि इंडिका धान को भारत में उगाया जाता है। दूसरी बात करें तो यानी कि इसका जो स्टेम या तना होता है वो लंबा होता है। और तीसरी बात यानी कि इसे उष्ण धान या हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल राइस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों अपने जेपोनिका, जेपोनिका के बारे में आपको मुख्य रूप से बातें याद रखनी है। पहली बात यानी कि मुख्य रूप से जापान में उगाया जाता है। यानी कि कहां पे उगाया जाता है? जापान में उगाया जाता है। दूसरी बात करें, इसका तना होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि इसका तना होता है वो ड्वार्फ होता है यानी बोना होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई अगर तने की कम है तो इस धान के अंदर क्या है? गिरने की समस्या भी कम पाई जाती है। यानी जेपोनिका की अगर बात करें तो इसमें क्या है, यहां पर अपने लिख सकते हैं इसके तने की लंबाई कम है तो गिरने की समस्या कम। और वहीं अगर बात करें इंडिका की तो इसमें हमने लिखा है कि इसका तना लंबा होता है, स्टेम लंबा होता है तो गिरने की समस्या ज्यादा होती है। जबकि अगर बात करें इसमें यानी कि जेपोनिका के अंदर तो इसमें यानी तने की लंबाई कम होती है, इसी वजह से इसके गिरने की समस्या होती है वो कम होती है। 2 प्रजातियां हमने बात की, इंडिका और जेपोनिका। इंडिका भारत में उगाई जाती है, जेपोनिका की अगर बात करें तो कहां पे उगाई जाती है? मुख्य रूप से जापान में उगाई जाती है। तीसरी बात करें अपने जावानिका, तीसरी प्रजाति है जावानिका। जावानिका है ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया में उगाई जाती है। मुख्य रूप से इंडोनेशिया में उगाई जाती है। और इस धान को यानी जावानिका ये क्या है? पुरानी प्रजाति है। इस कारण इसे क्या है? जंगली धान कहते हैं। और इसे बालू धान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बालू धान या जंगली धान किसे कहा जाता है? तो यानी कि धान की जो प्रजाति है उप प्रजाति है जावानिका जो इंडोनेशिया में उगाई जाती है उसे जंगली धान या फिर बालू धान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 उप प्रजातियां थी जो धान की मुख्य रूप से अलग अलग देशों के अंदर उगाई जाती है। तो धान में अभी तक पढ़ा कि धान की कुल 24 प्रजातियां थी। 24 जातियों में से अगर बात करें तो 2 की खेती की जाती है, ओराइजा स्टाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। उनसे क्या है 3 यानी कि ओराइजा स्टाइवा है उससे मुख्य रूप से 3 उप प्रजातियां विकसित हुई, जिसमें यानी कि इंडिका इंडिया में उगाई जाती है, जेपोनिका जापान में उगाई जाती है और जावानिका है जो इंडोनेशिया में उगाई जाती है। इस प्रकार यानी कि ये 3 क्या है? उप प्रजातियां विकसित हुई। अब देखो धान की अगर बात करें तो धान को क्या है? भारत के अंदर अलग अलग समय पे उगाया जाता है। यानी कि कुछ स्थानों पर क्या है धान को क्या अप्रैल मई में उगाया जाता है, कुछ स्थानों पर जून जुलाई में उगाया जाता है, कुछ स्थान पर यानी कि नवंबर दिसंबर में उगाया जाता है। तो यानी कि इस प्रकार भारत के अंदर यानी कि इसकी क्या है कुछ अलग अलग टाइम पे उगाने की वजह से इसके कुछ उपनाम पड़ गए या हम कह सकते हैं विशेष जातियां बन गई। तो उनके बारे में अपने बात करते हैं। इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट आता है अस यानी अस धान। अब देखिए अगर बात करें अस धान की तो इसमें आपको क्या है विशेषकर ध्यान रखना है। अस धान की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, अस धान में यानी कि जो अस शब्द है हमारे पास, अस धान में जो ये अस शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से। यानी अस शब्द की उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? आसु शब्द से हुई है। अस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के आसु शब्द से हुई है। और इस आसु शब्द की अगर बात करें दोस्तों, इस शब्द का अर्थ होता है जल्दी या शीघ्र। यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बात करें अपने धान की यानी कि जो अस धान है इसमें यानी अस शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के आसु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जल्दी या शीघ्र। जल्दी या शीघ्र। अब देखो इसमें जल्दी या शीघ्र की बात करें तो क्या जल्दी या क्या शीघ्र? तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों
कि आप सभी को पता है जो वर्षा ऋतु होती है वो कब से स्टार्ट होती है, लगभग यानी कि जून, 15 जून से यानी वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है। और आज धान की बुआई है वो क्या है, जल्दी करनी है, किससे, वर्षा ऋतु से पहले करनी है। तो वर्षा ऋतु से पहले जो धान उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अपने आज धान। अब देखिए यहां पर अगर बात करें इसके आज धान के सोविंग टाइम की, अगर मैं बात करूंगा, बुआई के समय की बात करूं, सोविंग टाइम, या हम कह सकते हैं बुआई का समय। तो कौन सा महीना होता है, अप्रैल मई। तो आज धान की बुआई है वो कब की जाती है, अप्रैल मई में की जाती है, यानी वर्षा ऋतु से पहले, या हम कह सकते हैं वर्षा ऋतु से जल्दी की जाती है। इस कारण इसे क्या है, आज धान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है इसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है। हार्वेस्टिंग टाइम यानी कटाई का समय। तो इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो क्या होता है, अगस्त से सितंबर। तो ये इसका हार्वेस्टिंग टाइम रहता है। तो अस धान के बारे में आपको क्या है, ये बातें समझ में आ गई। अस शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के आसु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जल्दी या शीघ्र। उसके बाद में अगर बात करें तो इसके अंदर यानी कि इसका सोविंग टाइम है वो अप्रैल मई होता है, और हार्वेस्टिंग टाइम की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगस्त सितंबर हो जाएगा। तो ये अस धान के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, अस के बाद में आता है अमन। इसके बाद में दूसरी जो यानी कि अपने बात करें तो अमन आता है। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें अपने अमन की, तो अमन के बारे में यही जानना है हमें कि अमन शब्द की उत्पत्ति या यानी अमन शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी सोविंग टाइम है वो क्या होता है, और इसका हार्वेस्टिंग टाइम है वो क्या होता है। ये चीजें हमें क्या है, मुख्य रूप से इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में अपने बात करें तो सबसे पहले हमें बात करें इस शब्द की। तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे, अरबी भाषा से, यानी अमन शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। और इसके अगर बात करें अर्थ की, यानी इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है सेफ्टी यानी सुरक्षा। सेफ्टी यानी सुरक्षा इसका क्या है, अर्थ होता है। अब बात कर लेते हैं इसका यानी कि बुआई का समय है वो क्या रखा जाता है, सोविंग टाइम की अगर बात करें, यानी बुआई का समय। तो बुआई का समय है वो मुख्य रूप से जुलाई अगस्त में यानी कि इसकी मुख्य रूप से बुआई की जाती है। और अगर बात करें अपने हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग कब की जाती है इसकी, यानी कि कटाई के समय की बात करें, तो हार्वेस्टिंग करते हैं अपने मुख्य रूप से नवंबर दिसंबर में। ठीक है, कौन से महीने में की जाती है, नवंबर दिसंबर में। अब नवंबर दिसंबर में यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इसे कारण विंटर राइस के नाम से भी जाना जाता है, इसे विंटर राइस भी कहते हैं। तो हमने अभी तक क्या है, दो के बारे में बात की। पहला अस है, उसकी बुआई कब की जाती है, अप्रैल मई में की जाती है। दूसरा हमारे पास था अमन, और अमन की अगर बात करें तो इसकी बुआई कब की जाती है, सोविंग टाइम क्या है, जुलाई अगस्त है। अब अपने बात कर लेते हैं किसकी, जो हमारा नेक्स्ट बच जाता है बोरो। ठीक है, बोरो की बात कर लेते हैं दोस्तों। बोरो, अब देखो इस बोरो की अगर बात करें तो इसका जो अर्थ होता है, बोरो शब्द के अगर अगर अर्थ की बात करें कि अर्थ क्या होता है इसका, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, परंतु फास्ट चलने की वजह यही है कि बीच में आपको क्या है, डिस्टर्ब ना करके लगातार आपका जो सिलेबस है उसको कवर किया जाए। जो यानी कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाए, इसलिए आपको क्या कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है, बीच में जो फालतू बातें वो नहीं की जा रही है। ठीक है, तो अगर बात करें बोरो शब्द की, अगर बात करें अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है नीची
जलमग्न भूमियां या भूमि, यानी इस शब्द का अर्थ है, जो हमारे पास शब्द आया है बोरो, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नीची जलमग्न भूमियां। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगर बात करें इसके अंदर नेक्स्ट आपने बात करना चाहें तो इसका बुआई का समय, तो बुआई का समय क्या हो जाएगा दोस्तों, नवंबर दिसंबर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है बोरो धान की बुआई है वो कब की जाती है, तो कब की जाती है, नवंबर दिसंबर में की जाती है। अगर नवंबर दिसंबर में अपने क्या है इसकी बुआई करते हैं तो हार्वेस्टिंग टाइम क्या हो जाएगा, यानी कि कटाई का समय मार्च अप्रैल। ठीक है, यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर क्या है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य रूप से अगर बात करें बोरो धान है उसका अर्थ होता है नीची जलमग्न भूमियां, बुआई का समय होता है नवंबर से दिसंबर, कटाई का समय होता है मार्च अप्रैल। थोड़ा सा एक बार फटाफट रिवीजन कर देता हूं मैं आपको। सबसे पहले असधान की बात करें, अस शब्द है संस्कृत भाषा के आंसू शब्द से लिए गए। बुआई के समय की बात करें तो यानी कि अप्रैल मई होता है, हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो क्या है, अगस्त सितंबर होता है। वही बात करें अमन, अमन शब्द अरबी भाषा से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है, सुरक्षा होता है। बुआई के समय की बात करें तो जुलाई अगस्त होता है। हार्वेस्टिंग टाइम की बात करें तो नवंबर दिसंबर होता है, और नवंबर दिसंबर में यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, इस कारण इसे विंटर राइस भी कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें बोरो शब्द, बोरो का अर्थ होता है नीची जलमग्न भूमियां। बुआई के समय की बात करें तो अपने क्या है नवंबर दिसंबर होता है, और कटाई के समय की बात करें तो मार्च अप्रैल। तो ये क्या है, एक प्रकार से आपको इतने बातें ध्यान रखनी है कि धान के अंदर क्या है जो पूरा क्लासिफिकेशन था वो आपके सामने आ चुका है। धान के अंदर यानी कि अगर सामान्य अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो यहां से बन सकता है। अब अपने क्या है धान में आगे बढ़ते हैं, इसकी जलवायु के बारे में जानते हैं, इसकी सोयल कैसी होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं, इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है, प्रमुख वेराइटियां कौन सी है, फर्टिलाइजर वगैरह है, जो बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक है वो कौन कौन से देने चाहिए, कब देने चाहिए, उन पे अपने क्या है आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने आगे बढ़ते हैं इसका ओरिजिन प्लेस, यानी कि धान का उत्पत्ति स्थान। धान का उत्पत्ति स्थान होता है वो क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। यानी धान का मुख्य जो ओरिजिन प्लेस माना गया है वो कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया माना गया है। अब बात करें राजस्थान के अंदर यानी कि मुख्य रूप से इसकी खेती कहां पे की जाती है, तो राजस्थान के अंदर अगर बात करूं दोस्तों, राजस्थान में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, कोटा, उदयपुर, इनके अंदर यानी कि मुख्य रूप से राजस्थान में खेती की जाती है। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, वहां पर भी थोड़े स्तर पर खेती की जाती है, परंतु मुख्य रूप से जो अगर बात करें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा और उदयपुर, इनमें मुख्य रूप से धान की क्या है खेती की जाती है। तो ये आपको जानना है। उसके बाद में आपने आगे बढ़े, इसकी अगर बात करें जलवायु की, यानी धान की क्लाइमेट या जलवायु, अब देखो धान की अगर बात करें तो धान है वो कौन सी जलवायु का पौधा है, उष्ण जलवायु का है। ठीक है, और इसको आपको पता है अधिक नमी की आवश्यकता होती है, तो हम कह सकते हैं धान है वो उष्ण व आर्द्र जलवायु का पौधा है। यहां पर एक बात और याद रखनी है आपको, ये तो सिंपल सी बात है सबको पता होगा कि धान है वो कौन सी ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है। और ये भी आपको क्या है नोट करके याद रखना है, जो यानी कि खरीफ और रबी शब्द है ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं, अरबी भाषा से लिए गए हैं। खरीफ और रबी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं, अरबी भाषा से लिए गए हैं। तो जलवायु की बात करें उष्ण व आर्द्र जलवायु का पौधा है, और इसकी अच्छी वृद्धि के लिए जो यानी कि उपयुक्त तापमान है, यानी धान की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें दोस्तों,
तो इसके लिए उपयुक्त या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। धान का पौधा है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या है, अच्छी वृद्धि करता है। इसकी जलवायु होती है वो कौन सी होती है, उष्ण व आर्द्र जलवायु का पौधा है। उसके अलावा हमने बात की कि इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो दक्षिण पूर्वी एशिया है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो यानी कि मुख्य रूप से हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा और उदयपुर में उगाया जाता है। खरीफ और रबी शब्द की बात करें तो वो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं, अरबी भाषा से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब अपने आगे बात कर लेते हैं इसकी यानी कि मिट्टी की भी किस प्रकार की मिट्टी की अवस्था होती है। तो धान की अगर बात करें मृदा या सोयल की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए मटियार या मटियार दोमट मृदा की अवस्था होती है। मटियार या मटियार दोमट मृदा की अवस्था होती है, जिसकी अगर बात करें अपने क्या है पीएच मान के, यानी कि पीएच मान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अपने क्या है कोई भी फसल है उसको उगा रहे हैं, उसका पीएच मान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पीएच मान के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा। अगर पीएच मान क्या है 7 से अगर नीचे है यानी 7 से अगर नीचे है तो उस प्रकार की मृदा है होती है वो कौन सी होती है, अम्लीय मृदा होती है। अगर वही पीएच मान की अगर बात करें तो वो क्या है 7 से अबोव होता है तो वो क्या है क्षारीय मृदा होती है। तो ये तो आपको पता ही है। धान की खेती के लिए सामान्य पीएच मान की अगर बात करें तो दोस्तों वो क्या रहता है 4 से 6.5, यानी कि इसका मतलब है धान की खेती है वो हल्की अम्लीय मृदा में की जा सकती है। धान की खेती है वो हल्की अम्लीय मृदाओं में की जा सकती है। दूसरी बात आपको ये भी पता होगा, सिंपल सी बात है कि धान का पौधा है वो क्या है उसको क्या है पानी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, यानी कि वहां पर नमी रहती है। और जहां पर क्या है अधिक नमी होती है वहां पर भूमि कैसी होती है, अम्लीय होती है। जहां पर यानी कि ज्यादा नम क्षेत्र होता है वहां पर किस प्रकार की भूमि पाई जाती है, यानी कि अम्लीय भूमि पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने इसकी जो बीज दर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि बीज दर की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीज दर। सीड रेट की बात करें, धान की क्या है बहुत सारी विधियां हैं और उन धान के अलग अलग विधियों की अगर बात करें तो उसके आधार पर क्या है इसकी बीज दर है वो रखी जाती है। सबसे पहले अगर बात करें अपने, पहला आपको ध्यान रखना है सीधे खेत में बुआई। अगर सीधे खेत में बुआई करते हैं तो इसकी जो सीड रेट है वो कितनी रखी जाती है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर क्या है धान की सीधे खेत में बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर बात करें अपने दोस्तों रोपाई हेतु, यानी रोपाई विधि से अगर क्या है धान को लगाते हैं तो इसकी सीड रेट है वो कितनी रखी जाती है, 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी अगर क्या है रोपाई विधि से धान की अपने क्या बुआई करते हैं तो 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगाते हैं, और सीधे अगर खेत में अपने बुआई करते हैं तो कितनी लगाई जाती है, 80 से 100 किलोग्राम अपने क्या है लगाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों जो हाइब्रिड धान होता है, हाइब्रिड धान होता है उसकी बीज दर होती है वो कितनी रखी जाती है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी कि हाइब्रिड धान की बीज दर है वो क्या रखी जाती है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। उसके अलावा अगर बात करें अपने जो डेपोक विधि है, अगर डेपोक विधि से इसकी अगर क्या है बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर रखी जाती है 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। वहीं अगर बात करें अपने दोस्तों किसकी
जो SRI विधि है या श्री विधि कहते हैं, उसके अंदर इसकी बीज दर है वो क्या रखी जाती है, 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये आपको क्या है, धान के यानी कि जो मुख्य रूप से विधियां हैं उनमें बीज दर याद रखनी है। सीधे खेत में अगर बुआई करेंगे तो 80 से 100 किलोग्राम, रोपाई है तो 40 से 60 किलोग्राम, हाइब्रिड धान की बात करें 15 से 20 किलोग्राम, डेपोक विधि की बात करें 1.5 से 3 किलोग्राम, और श्री विधि से अगर बुआई करेंगे तो 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी आवश्यकता होती है। ये बीज दर होगी। अब देखो दोस्तों, इसकी क्या है, आपको पता है धान की क्या है, नर्सरी तैयार की जाती है। तो धान की नर्सरी तैयार करते हैं, उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम 1 हेक्टेयर के अंदर बुआई कर रहे हैं धान की, तो उसके लिए हमें नर्सरी के अंदर कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी तैयार करनी होगी जिससे हम 1 हेक्टेयर में बुआई कर सकें। तो ये अपने जानने की कोशिश करते हैं और इसकी अलग अलग विधियां हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं जो नर्सरी तैयार करने की। सबसे पहली अगर बात करें तो एक बात आपको कॉमन याद रखनी है, धान के अंदर क्या है, अगर सामान्य हमें क्या है, सामान्य जो विधि है, जो नर्सरी तैयार करने की विधि काम में ली जाती है, उस विधि से अपने अगर क्या धान की बुआई करते हैं तो हमें 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अगर सामान्य विधि से हम नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि हमें क्या है, 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और 1000 वर्ग मीटर से हम क्या है, 10,000 वर्ग मीटर, या मैं कहूं ये क्या हो जाएगा, 1 हेक्टेयर। यानी कि अगर 1000 वर्ग मीटर में हमने नर्सरी तैयार की है तो उससे 10,000 वर्ग मीटर या हम कह सकते हैं 1 हेक्टेयर में बुआई की जा सकती है। ठीक है, यहां से कई बार क्या आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे अगर क्या है आपसे मैं पूछूं कि अगर 1 हेक्टेयर में नर्सरी तैयार करेंगे, यानी 1 हेक्टेयर में आपने नर्सरी लगा दी, तो कितने हेक्टेयर में धान की बुआई की जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 हेक्टेयर में बुआई की है मतलब 10,000 वर्ग मीटर में आपने नर्सरी लगा दी, कितने वर्ग मीटर में, 10,000 वर्ग मीटर में, तो कितने हेक्टेयर में बुआई कर सकते हो आप, अगर 1000 वर्ग मीटर से अपने क्या है 1 हेक्टेयर में बुआई कर सकते हैं, तो 10,000 वर्ग मीटर से 10 हेक्टेयर में बुआई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो यानी कि अगर 1 हेक्टेयर में आप नर्सरी लगाते हो तो 10 हेक्टेयर में बुआई कर सकते हो। 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए 1000 वर्ग मीटर, तो ये याद रखना है आपको फॉर्मूला कि अगर 1 हेक्टेयर में लगाना है तो यानी कितने बुआई कर सकते हैं, 1000 वर्ग मीटर में। दूसरा यहां से क्वेश्चन पूछा गया, कृषि पर्यवेक्षक 2013 में, कृषि पर्यवेक्षक की जो 2013 की वैकेंसी थी कि सामान्य धान के अंदर यानी कि पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो सामान्य अगर धान इस विधि से अपने बुआई करते हैं, सामान्य अपने बात करें तो धान के अंदर जो R/P है वो कितनी रखी जाती है, 20x10 सेंटीमीटर रखी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सामान्य विधि है। अब अपने थोड़ी सी और विधियां हैं जो नई विधियां, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं डेपोक विधि। डेपोक विधि की अगर बात करें, इसके लिए नर्सरी क्षेत्रफल 25 से 30 वर्ग मीटर, नर्सरी क्षेत्रफल है वो कितना चाहिए, 25 से 30 वर्ग मीटर। नेक्स्ट बात आती है नर्सरी है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है। नर्सरी अगर तैयार की बात करें तो 11 से 14 दिन में, यानी सामान्यतः इससे नर्सरी तैयार हो जाती है। यानी नर्सरी है वो सामान्य से 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। एक बात और आपको स्पेशल ध्यान में रखनी है, अगर हम इस विधि से यानी कि नर्सरी लगाते हैं, डेपोक विधि से तैयार पौधों में
पुष्पन यानी जो फ्लोरिंग होता है, पुष्पन यानी कि धान के पेनिकल को क्या कहते हैं, सॉरी धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। तो यानी कि धान के अंदर यानी कि अगर डेपोक विधि से हमने क्या तैयार किया है, डेपोक विधि से तैयार पौधों में पुष्पन अन्य विधियों की अपेक्षा 4 दिन पूर्व होता है। अगर इस विधि से हमने क्या है, डेपोक विधि से धान की नर्सरी तैयार की है, तो उन पौधों में जो फ्लोरिंग होती है, पुष्पन होता है, वो अन्य विधियों की अपेक्षा यानी 4 दिन पहले ही हो जाता है। तो डेपोक विधि के बारे में आपको इतना याद रखना है, डेपोक विधि से नर्सरी क्षेत्रफल 25 से 30 वर्ग मीटर, नर्सरी तैयार होती है 11 से 14 दिन में, और इसमें पुष्पन की अगर बात करें तो अन्य विधियों की अपेक्षा 4 दिन पूर्व हो जाता है। डेपोक विधि है वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो यानी कि अभी वर्तमान में लॉस बेनिस मनीला फिलीपींस में है, वहां से विकसित किया गया है इस यानी कि विधि को। नेक्स्ट विधि की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट विधि आती है इसकी SRI विधि। अब देखिए अगर बात करें धान की SRI विधि के बारे में, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। पहले हमने क्या है इसके बारे में बात की थी। इसके अंदर पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 5 से 8 किलोग्राम। यानी सामान्यतः यानी कि इस विधि की अगर बात करें तो धान की नर्सरी के अंदर बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 5 से 8 किलोग्राम रखी जाती है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें दूसरी भी इसमें याद रखना है, इसमें नर्सरी तैयार होती है वो कितने हैं, 8 से 10 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, डेपोक विधि से पहले ही। यानी कि डेपोक विधि में 11 से 14 दिन लगते हैं, जबकि इस विधि में नर्सरी तैयार होती है वो 8 से 10 दिन में ही तैयार हो जाती है। ठीक है। ये विधि कहां से विकसित की गई है, तो मेडागास्कर से यानी कि इस विधि को विकसित किया गया है, और इसमें नर्सरी होती है वो 8 से 10 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें बीज दर है वो 5 से 8 किलोग्राम रखी जाती है। और इस विधि से अगर क्या है अपने यानी कि धान की रोपाई करते हैं, ठीक है, इस विधि से अगर धान की रोपाई करते हैं तो R/P है वो कितने रखते हैं, 25x25 सेंटीमीटर। ये कुछ बातें हैं जो आपको कॉमन यानी कि कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा के लिए आपको ध्यान में रखनी है कि इन विधियों का अगर प्रयोग करेंगे तो कैसे अपने कर सकते हैं। ठीक है। अब अपने आगे क्या है बात करते हैं इसके जो फर्टिलाइजर है उनके बारे में। उर्वरक, तो धान के अंदर अगर बात करें नाइट्रोजन 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की बात करूं 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास की बात करूं तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको क्या है उर्वरक देना चाहिए। ठीक है। यानी कि उर्वरक की अगर बात करें नाइट्रोजन है वो आपको 80 से 120, फास्फोरस की बात करें 50 से 60 किलोग्राम, और पोटास की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम आपको यानी कि देना चाहिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो धान की नाइट्रोजन उपयोग क्षमता होती है, धान की नाइट्रोजन उपयोग क्षमता वो कितनी होती है, 30 से 40% होती है। यानी धान की नाइट्रोजन उपयोग क्षमता होती है वो क्या है, 30 से 40% होती है। उसके अलावा अगर बात करें धान में जो नाइट्रोजन उर्वरक है, ठीक है, उनको क्या है रेड्यूस जोन में दिया जाना चाहिए, अपचित क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। अपचित या रेड्यूस जोन वो होता है जहां पर क्या है ऑक्सीजन है वो अनुपस्थित होती है या नहीं होती है, तो उस स्थान को यानी कि रेड्यूस जोन कहते हैं। तो वहां पर यानी कि जो नाइट्रोजन उर्वरक है उनको दिया जाना चाहिए। उसके बाद में जो यानी कि हमारे आगे धान का जो पार्ट है सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जितना ज़्यादा हमें प्यार मिलेगा उतना ही आपको पूरी क्लासें
अवेलेबल करवाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।